सिया को केशु का फोन आया तो सिया ने उसे मिलने के लिए पूर्णा के घर पर ही बुला लिया। सिया और केशु पूर्णा के घर के गार्डन में बैठे हुए थे कि तभी बातों बातों में सिया ने केशु को बताया कि वो अब समर्थ से प्यार करती है। सिया केशु को आंखें दिखाती हुई बोली, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तुम मेरी बात सुनो, हम आज रात को जैसलमेर के लिए निकल रहे हैं। मुझे रात के 12 बजे हवेली के पीछे गाड़ी के साथ मिलना। केशु ने मुंह बनाते हुए पूछा, सिया ये तुम क्या बोल रही हो? हम आधी रात को क्यों जाएंगे? हम सिया ने केशु की बात काटते हुए कहा, तुम्हें बोला ना धीरे बोलो। अरे मैं सबको बताकर नहीं जा सकती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। सब सवाल करेंगे तो जवाब देने का अंजाम तुम्हें पता ही है। सिया बोल ही रही थी कि तभी पूर्णा के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर सिया खड़े होते हुए बोली, ताऊसा आ गई केशु, तुम निकलो, हम रात में मिलेंगे। केशु ने हाँ में सिर हिलाया और दूसरे रास्ते से निकल गया। सिया गाड़ी के पास गई। गाड़ी से पृथ्वी, रतन और हेमंत निकले। सिया उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप तीनों? पृथ्वी ने सिया का सिर सहलाते हुए कहा, हाँ बींदड़ी, आ गए। अब मिलवा थारी होने वाली देवरानी से। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखने में तो बहुत खूबसूरत है ताऊसा, बस थोड़ा ज्यादा बोलती है। और एक बात, वो सिया इतना बोलकर चुप हो गई। उसे देखकर पृथ्वी ने पूछा, क्या हुआ बींदड़ी, चुप क्यों हो गई? रतन ने बोहें सिकुड़ते हुए कहा, सब ठीक तो है ना? जो भी बात है साफ साफ बताओ। सिया ने गहरी सांस लेकर कहा, वो ताऊसा, बापूसा, छवि को नौकरी करनी है तो हम। सिया इतना ही बोली थी कि पृथ्वी और रतन दोनों मुस्कुराने लगे। पृथ्वी ने कहा, बींदड़ी, हमारे घर में औरतों की आवाज पर पाबंदी है, सपनों पर नहीं। रतन ने सिया का सिर सहलाते हुए कहा, उसको भी हम थारी तरह अपनी छोरी बनाकर रखेंगे, तो चिंता मत कर। रतन और पृथ्वी की बातें सुनकर सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चले अंदर। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ चलते हैं। वैसे ताऊसा, हर्ष भाई सा कैसे हैं? पृथ्वी ने जवाब देते हुए कहा, समर्थ डॉक्टर से जिद करके हर्ष को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर हवेली लेकर गया है। सिया ने चहकते हुए कहा, अरे वाह, मतलब हर्ष भाई साहब हवेली में रहेंगे? पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी चलिए ताऊसा, छवि से मिलकर बात कर लीजिए, फिर हमें घर भी जाना है। सिया को खुश देखकर पृथ्वी, रतन और हेमंत तीनों खुश थे। वो सभी घर के अंदर गए। सभी ने उनका अभिवादन किया। पूर्णा और रूही छवि को सुंदर सा राजस्थानी घाघरा चोली पहनाकर रेडी करके ले आई। छवि ने आते ही पृथ्वी और रतन के पैर छुए। उन दोनों ने उसको एक एक करके आशीर्वाद दिया। छवि नजरें झुकाकर उनके सामने बैठ गई। उसको देखकर सत्या ने अपने बगल में खड़े माधव के कान में कहा, अब ताऊसा और बापूसा इसको कुछ भी पूछ ना ले, वरना इसकी बक बक फिर से शुरू हो जाएगी। माधव ने सत्या की बात में हामी भरते हुए हाँ में सिर हिलाया। पृथ्वी ने छवि का सिर सहलाते हुए कहा, छोरी, शादी तो माँ बापूसा की मर्जी से करे तभी अच्छी होवे। थारा बाप तो इस शादी के लिए नहीं मानेगा, पर तुम चिंता ना कर, थारी माँ साथ थारी शादी में आएगी। और तू नौकरी करना चाहे है तो थारा वो सपना भी पूरा होगा। छवि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सिया ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। पृथ्वी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज से 4 दिन बाद मंदिर में पूरे रीति रिवाजों के साथ थारी और पुष्कर की शादी होगी। ये बात सुनकर सब खुश थे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए, मैं कुछ मीठा बनाकर लाती हूँ। पूर्णा ने कहा, जीजी मैं भी आपकी मदद करती हूँ। छवि ने भी कहा, मैं भी आती हूँ जीजी। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब चलकर जीजी की मदद करते हैं। सभी लड़कियां रसोई में चली गई। वो सब मीठा और चाय नाश्ता बनाने लगी। राठौड़ हवेली में समर्थ हर्ष को लेकर हवेली पहुंच गया था। हर्ष के लिए सिया की तीनों सास मिलकर खाने की तैयारी कर रही थी। हर्ष भी इसी घर में पला था। समर्थ हर्ष को उसके कमरे में लेकर गया। हर्ष के कंधे से लेकर बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। हर्ष ने अपने कमरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मेरा कमरा तो आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा मैं छोड़कर गया था।
तूने एक भी चीज इधर से उधर नहीं होने दी। यहाँ पर समर्थ ने नजरें चुराते हुए कहा, ये थारा कमरा जो था, इसलिए मैंने इस कमरे की हर चीज उसकी जगह से हिलने नहीं दी, पर हमारी दोस्ती की नींव मैंने हिला दी। हर्ष ने समर्थ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो हमारी दोस्ती की नई शुरुआत हुई है, इसलिए बीती बातों को भूल जाओ समर्थ। वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम उस पर ध्यान दो। अब तो तुम्हें मुझे काकोसा बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हर्ष की बात सुनकर समर्थ हर्ष की ओर आंखें फाड़ कर देखने लगा। हर्ष ने समर्थ को छेड़ते हुए कहा, अरे ऐसे क्या देख रहा है, शादी हो गई है तुम्हारी, अब बच्चे का प्लान भी बना लो। मुझे तो एक छोटा सा समर्थ चाहिए, समझे? हर्ष की बात सुनकर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, तू भी ना हर्ष, ये छेड़ने वाली बातें करना आज तक नहीं बोला। अभी बच्चा कुछ ना होगा? हर्ष ने झट से पूछा, क्यों कुछ नहीं होगा? अरे शादी हो गई है तो बच्चा भी तो होगा ही। हर्ष की बात सुनकर समर्थ परेशान हो गया। हर्ष ने समर्थ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, समर्थ, तुम्हें सिया पर विश्वास नहीं है क्या? क्या तुम दोनों अभी तक एक नहीं हुए? बोलो समर्थ। समर्थ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मने डर लगता है कि कटे फिर से मारा। समर्थ इतना ही बोल पाया था कि तभी हर्ष उसकी बात काटते हुए बोला, सिया आकृति जैसी नहीं है समर्थ, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वो तुम्हारा भरोसा और दिल बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो, उस पर भरोसा तो करो। समर्थ ने हर्ष की और उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा, कि सच में चतुरी तुम्हारा दिल और भरोसा नहीं तोड़ेगी? तने सच में ऐसा लगता है हर्ष? हर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सिया पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हें धोखा कभी नहीं देगी। एक बार बस उससे दिल लगाकर उस पर भरोसा करके तो देखो। समर्थ ने हर्ष की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं आज ही चतुरी से इसके बारे में बात करूंगा। हर्ष ने समर्थ को समझाते हुए कहा, सिर्फ बात ही नहीं करनी, बात को आगे भी बढ़ना है और जल्दी से मुझे अपने बच्चे का काकोसा बनाना है तुम्हें, समझा ना? समर्थ ने कहा, हाँ बाबा, मने पता है, अब तू ना आराम कर, मैं जा रहा हूँ। समर्थ की बात सुनकर हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जा, जल्दी अपनी सुहागरात की तैयारी कर। समर्थ ने हर्ष को घूरते हुए कहा, तू आते ही शुरू हो गया। समर्थ को देखकर हर्ष मुस्कुराने लगा और समर्थ मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही हर्ष ने मन में कहा, हे भगवान, मेरा दोस्त मुझसे और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। मेरे दोस्त के हिस्से में भी प्यार की बारिश कर दे, ताकि सिया और समर्थ की प्रेम कहानी अमर प्रेम की मिसाल बन जाए। हर्ष सिया और समर्थ के लिए प्रार्थना करते हुए बेड पर लेट गया। शादी तक छवि को पूर्णा के घर में रुकने के लिए पृथ्वी ने बोला था, तो राणावत के आदमियों ने उसकी रक्षा करने के लिए सत्य और माधव वही रहने वाले थे, लेकिन बाकी सब घर लौट आए थे। पुष्कर की शादी की बात से सब खुश थे, लेकिन समर्थ थोड़ा नर्वस था। रात के समय सभी घर वाले दिन भर की भागदौड़ के बाद अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सिया और समर्थ भी अपने कमरे में थे। सिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी और वो अपने जेवर उतार रही थी। अचानक से समर्थ ने उसे पीछे से हक करते हुए पुकारा, चतुरी। समर्थ के ऐसा करने से सिया ने घबराते हुए कहा, अरे ये आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मुझे डरा देते हैं आप। छोड़िए, मुझे जेवर उतारने दीजिए। समर्थ ने सिया की बात सुनकर झट से कहा, मैं उतार देता हूँ। समर्थ ने एक एक करके सिया के सभी जेवर उतार दिए। उसके ऐसा करने से सिया के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी। समर्थ ने जैसे ही सारे जेवर उतार कर रख दिए, उसने सिया की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सिया को शर्म आ रही थी, लेकिन उसने अपनी शर्म कंट्रोल करते हुए कहा, देखिए रात काफी हो गई है, हमें अब सो जाना चाहिए, छोड़िए मुझे। समर्थ ने ना में सिर हिलाकर सिया को जवाब दिया, नहीं, आज हम दोनों में से कोई नहीं सोएगा। आज हम दोनों अपनी सुहागरात बनाएंगे। आज मैं ना सोऊंगा और ना ही थारे को सोने दूंगा। सिया समर्थ की बातें सुनकर चौंक गई थी। सिया ने चौंकते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? सिया हड़बड़ाने लगी।
समर्थ ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने बोला था ना कि थारे को छूऊंगा जब म्हारा मन होवेगा, और आज म्हारा मन कर रहा है तने छूने का। तू बस तैयार हो जा। सिया ने थोड़ा घबराते हुए कहा, देखिए मुझे छोड़िए, मुझे सोना है, मैं थकी हुई हूँ। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तू थक भी गई। सिया को इतनी शर्म आ रही थी कि वो समर्थ से नजर भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो खुद को समर्थ से छुड़ाते हुए दूर हुई तो समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसको घुमाकर अपनी बाहों में भर लिया। समर्थ के सीने से सिया की पीठ लग गई थी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। समर्थ ने उसके बालों को पीठ से हटाते हुए कहा, अब तुम्हारे से दूर नहीं जा सकती। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो आगे से कुछ बोलती उससे पहले ही समर्थ ने उसके ब्लाउज की डोरी खोलकर उसकी गोरी पीठ पर अपनी होठों को रख दिया। समर्थ सिया को बड़े प्यार से किस कर रहा था। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर अचानक से उसका ध्यान किस से हटा और उसे कुछ याद आया, जिससे सिया ने अपनी आंखें खोली। सिया ने कुछ विचार करते हुए मन में खुद से कहा, हे राम जी, मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे तो जैसलमेर जाना था। समर्थ जी अगर ऐसा करेंगे तो मैं इनको छोड़कर जैसलमेर कैसे जाऊंगी? इन्हें भी सुहागरात आज ही मनानी थी। अब क्या करूं मैं? कैसे इन्हें छोड़कर जैसलमेर जाऊं? अब इनको मैं क्या बोलकर रोकूं? आज इनको पहली बार मुझ पर प्यार आ रहा है, मैं इन्हें कैसे रोक सकती हूँ? पर मेरी वजह से रणविजय की जान खतरे में है, मैं उसे भी मरने नहीं दे सकती। सिया ने आंखें बंद करके मन में प्रार्थना की, हे राम जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। अब मैं तो इन्हें नहीं रोक सकती, आप ही कोई रास्ता बताइए। मैं कैसे जाऊं रणविजय की मदद करने के लिए? सिया ये सब सोच ही रही थी और समर्थ उसे किस करने में लगा हुआ था, जिससे वो बेचैन हो रही थी, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। क्या सिया जा पाएगी अपनी सुहागरात छोड़कर रणविजय को बचाने? क्या समर्थ और सिया का प्यार पूरा हो पाएगा? क्या सिया और केशु सबसे छुपकर जैसलमेर पहुंच पाएंगे? समर्थ के दिल में जगा प्यार क्या सिया के अतीत की परछाई पर भारी पड़ जाएगा? क्या सिया का सच सामने आने के बाद समर्थ अपने भाई राघव की विधवा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया और समर्थ दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास हो गया था। हर्ष के समझाने पर समर्थ ने फैसला कर लिया था कि अब वो सिया और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। आज समर्थ सिया को पा लेने के इरादे से उसके करीब आया था, लेकिन सिया अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे आज रात को जैसलमेर जाकर रणविजय को बचाना था। वो समर्थ को रोकने के लिए मन में प्रार्थना कर रही थी। सिया ने आंखें बंद करके मन में प्रार्थना की, हे राम जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। सिया ने प्रार्थना की ही थी कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया, जिसकी आवाज सुनकर समर्थ रुक गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जा चतुरी, दरवाजा खोल। समर्थ ने सिया को छोड़ दिया। उसने हाँ में सिर हिलाया और पीठ पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़कर दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने रूही खड़ी हुई थी। रूही को देखकर सिया ने पूछा, अरे रूही, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आवाज सुनकर समर्थ भी सिया के पास आया और उसने रूही को देखकर कहा, क्या हुआ रूही? रूही ने जवाब देते हुए कहा, ठाकुर साहब, मुझे डरावना सपना आया और अब मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। क्या मैं जीजी को अपने कमरे में सोने के लिए ले जाऊं? समर्थ ने मन मारकर कहा, ले जाओ चतुरी, जा इसके साथ सो जा। रूही के साथ सिया उसके कमरे में चली गई। समर्थ ने अपने खाली बेड की तरफ देखते हुए कहा, आज तो अकेले ही सोना पड़ेगा। समर्थ जाकर बेड पर लेट गया। दूसरी ओर सिया के साथ रूही को कुछ ही देर में नींद आ गई, पर सिया अभी भी जाग रही थी। सिया ने रूही को देखते हुए मन में कहा, सॉरी रूही, मुझे जाना होगा, मुझे किसी की जान बचाने जाना है। सिया ने अपने कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकल गई।
सिया छुपते छुपाते हवेली के पीछे पहुंच गई। वहां केशु गाड़ी लेकर सिया का वेट कर रहा था। सिया ने जाते ही कहा, गाड़ी की चाबी दो। केशु ने बिना कुछ कहे चाबी सिया को दे दी। सिया गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और केशु भी उसके बगल में बैठ गया। सिया ने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों वहां से निकल गए। सिया का ध्यान नहीं गया, पर अपने कमरे से शिवम ने उसे जाते हुए देख लिया था। शिवम सिया को केशु के साथ जाते हुए देख चुका था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शिवम ये सब देखकर असमंजस में पड़ गया था। शिवम ने खुद से ही पूछा, ये भाभी सा अपने दोस्त के साथ इस समय कहाँ जा रही है? वो भी ऐसे छुपकर? मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता। शायद भाभी सा को कोई काम होगा। मुझे भाभी सा से पहले बात करनी चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। जैसलमेर का पुराना किला। एक कुर्सी पर एक नौजवान लड़के को बांध रखा था। उसको देखकर ही लग रहा था कि उसकी अच्छे से पिटाई की गई है। कुछ आदमी उसे घेर कर खड़े थे। उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था। सिया और केशु भी वही थे। सिया ने जीन्स और कुर्ती पहनी थी। सिया ने एक फाइल उस लड़के के सामने करते हुए कहा, ये लो, इस फाइल में इस रियासत और तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स है। अब मेरे दोस्त रणविजय को छोड़ दो कुंवर तेज प्रताप। तेज प्रताप फाइल लेकर सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, जोधपुर के कुंवर रणविजय के लिए इतना प्यार कि अपनी सारी प्रॉपर्टी ही उस पर लुटा रही हो। वाह, राजकुमारी सिया सिंह शेखावत, बहुत सुना था आपके बारे में। आज देखा तो विश्वास हुआ कि जो भी सुना था सब सही था। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप पहले मुझे मिल जाती तो मैं आपसे शादी कर लेता। आपको पति का प्यार मिल जाता और मुझे प्रॉपर्टी, रियासत और अप्सरा जैसी बीवी मिल जाती। सिया ने गुस्से में तेज प्रताप के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तेज प्रताप गाल पर हाथ रखकर सिया को देख रहा था। सिया ने उंगली दिखाते हुए कहा, अपनी घटिया सोच को जीप पर लेकर आने की हिम्मत भी मत करना। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्ही ने झूठ बोलकर मुझे लंदन से इंडिया बुलाया था। मेरा नाम सिया जरूर है, पर मैं त्रेता युग की सिया जैसी नहीं हूँ, जिसने रावण के वध के लिए राम जी का इंतजार किया। मैं कलयुग की सिया हूँ, जिसे प्रभु श्री राम ने इतना सक्षम बनाया है कि अपने हाथों से रावण का वध कर सकूं। समझे? तेज प्रताप गुस्से में मुट्ठी भींचकर सिया को देखने लगा। सिया ने तेज प्रताप को धमकी देते हुए कहा, अब छोड़ो हमारे दोस्त को, वरना जो मिला है उसे तो वापस लूंगी ही, साथ में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे भी छीन लूंगी। समझे? तेज प्रताप ने गुस्से में अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने रणविजय को खोल दिया। रणविजय को काफी चोट लगी हुई थी। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। केशु ने रणविजय को संभाला और सिया से कहा, चलो सिया। सिया और केशु रणविजय को लेकर किले से बाहर आ गए। सिया ने रणविजय से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। रणविजय ने सिया से कहा, कोई बात नहीं सिया। सिया ने कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। केशु और सिया रणविजय को लेकर गाड़ी से वहां से निकल गए। तेज प्रताप अभी भी गुस्से में था। तेज प्रताप ने अपने थप्पड़ वाले गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से में कहा, राजकुमारी सिया शेखावत, इस थप्पड़ की कीमत आपको एक दिन चुकानी पड़ेगी, वो भी बहुत ही भारी कीमत। तेज प्रताप ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, पता करो राजकुमारी सिया आजकल कहाँ रह रही हैं, ये क्या कर रही हैं और क्या नहीं। हर चीज की खबर मुझे ला कर दो। जाओ, ये पता करो। तेज प्रताप के आदमी सिया के पीछे निकल गए। तेज प्रताप खुद से बोला, राजकुमारी सिया, अब आपको ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। हॉस्पिटल। रणविजय की ड्रेसिंग हो चुकी थी। वो एक वार्ड के बेड पर बैठा हुआ था और उसके पास सिया और केशु के अलावा कोई नहीं था। केशु ने रणविजय की चोट को टच करते हुए पूछा, दर्द हो रहा है क्या? रणविजय दर्द से करहाते हुए कहा, आप। केशु, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है? इतनी चोट लगी है मुझे और तुम ऐसे टच करके पूछ रहे हो कि दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्माइल करते हुए बोलूंगा मुझे दर्द नहीं हो रहा? रणविजय की बात सुनकर केशु ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बच्चे जैसे रो रहे हो? थोड़ी सी तो चोट आई है। केशु की बात सुन रणविजय ने बिगड़ते हुए कहा, ये थोड़ी सी चोट है, मुझे उस तेज प्रताप के 12 आदमियों ने बांध कर पीटा है।
और तुम बोल रहे हो कि ये थोड़ी सी चोट है। तुम्हारी ऐसी पिटाई होगी तभी तुम्हें पता चलेगा। तुम क्या चाहते हो कि मेरी भी पिटाई हो? बड़े अजीब किस्म के दोस्त हो। तुमसे अच्छा तो दुश्मन होता है। केशु भी मुंह बनाते हुए ऐसा बोल रहा था कि तभी सिया, जो कब से कुछ सोच रही थी, उसने उनको देखकर अचानक से कहा, चुप हो जाओ। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। रणविजय और केशु दोनों चुप हो गए। सिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ये सब रियासतों की वजह से हुआ है। अब तुम अपनी रियासत के अलावा और किसी रियासत की जिम्मेदारी नहीं संभालोगे रणविजय। रणविजय ने सिया को देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था सिया कि ये सब मत करो। जिसका अधिकार है उसे उसका अधिकार लौटा दो। तुमसे गलती हुई है। सिया ने रणविजय की बात मानते हुए कहा, हाँ रणविजय, मुझसे गलती हुई है, पर अब मैं गलती सुधार चुकी हूँ। एंड वन मोर थिंग। सिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, रणविजय, तुम अब इंडिया में नहीं रह सकते। तुम्हें गायब होना होगा। तुम ठीक होते ही इंडिया छोड़कर चले जाओ, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक वापस इंडिया मत आना, क्योंकि इंडिया में तुम सेफ नहीं हो। रणविजय ने सिया की ओर देखा और हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है सिया। सिया ने अपने फोन पर एक नंबर डायल करते हुए कहा, मैं तुम्हारे विराज भाई साहब को फोन करके बोल देती हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम हॉस्पिटल में हो। वो तुम्हें ले जाएंगे। एंड अब हमें जाना होगा रणविजय, तुम अपना ध्यान रखना। सिया ने इतना कहा और केशु के साथ वहां से चली गई। राठौड़ हवेली नागौर में सिया ने अब राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था। सिया छुपते छुपाते हवेली में पहुंच गई थी। सिया रूही के कमरे में आई और उसके बगल में लेट गई। सिया ने मन में कहा, अब मैंने वो सारे सबूत मिटा दिए हैं जिनसे समर्थ जी को पता चल सकता था कि मैं उनके भाई की विधवा हूँ। अब मेरे और समर्थ जी के बीच मेरा अतीत कभी नहीं आ सकता। सिया खुशी खुशी सो गई। अगली सुबह आज पुष्कर की शादी का पहला आमंत्रण भगवान को देने के लिए पूरा परिवार मंदिर जाने वाला था। घर की सभी औरतें इसकी तैयारी कर रही थी, सिवाय सिया के। वहीं सब मर्द अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। शिवम हॉल में काम करते हुए अपनी नजरों से सिया को ढूंढ रहा था। शिवम ने मन में कहा, ये भाभी सा आज सुबह से अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? मुझे उनसे कल रात के बारे में बात करनी थी। भाई सा से पूछे बिना उनके कमरे में गया तो भाई सा डांटेंगे। छोड़ो, भाभी सा बाहर आएंगी तभी बात करूंगा। इतना बोलकर शिवम वापस से अपने काम में लग गया। समर्थ अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। सिया नहाकर बेड पर मुंह लटकाए बैठी हुई थी। समर्थ का ध्यान सिया की ओर नहीं गया। अचानक से समर्थ को कुछ याद आया और वो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगा। समर्थ ने सवाल किया, ए चतुरी, तूने हमारा बटुआ कटे रखा है, मने मिल ना रहा। सिया बेड से उठी और धीरे धीरे चलते हुए अलमारी की ओर आई। अलमारी से समर्थ का वॉलेट निकालकर उसे देने लगी, पर उससे चला नहीं जा रहा था तो वो लड़खड़ा गई। समर्थ ने उसे संभालते हुए कहा, संभल कर चतुरी। समर्थ ने सिया को बेड पर बैठाकर पूछा, क्या बात है, थारा मुंह उतरा हुआ है? सिया पेट पकड़कर सुबकते हुए रोने लगी। सिया को ऐसे रोते हुए देखकर पहले से ही उसके लिए परेशान समर्थ और ज्यादा परेशान हो गया था। उसने चिंता करते हुए पूछा, क्या हुआ चतुरी, तू रो क्यों रही है? सिया का चेहरा और पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। सिया रोते हुए बेड पर लेट गई और उसने सुबकते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। समर्थ ने सख्ती से पूछा, कुछ ना हुआ तो फिर रो क्यों रही है? किसी ने डांटा है कि मासा, ताईसा या काकीसा में से किसी ने कुछ बोला? सिया ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। अब समर्थ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो सिया के पास बैठ गया और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे चेक करते हुए बोला, बुखार भी ना है, क्या हुआ बताएगी? समर्थ ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ उठाने का वेट कर रही है क्या? तब मुंह खोलेगी तू? सिया ने झल्ला कर कहा, हाँ हाँ, मुझे आप मार ही लीजिए, पहले से पीरियड्स की वजह से इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से आप भी मार लो। सिया की बात सुनकर समर्थ ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, थारे को पीरियड्स आए तो मैंने पहले बोल देती, थारे पीरियड्स का इलाज है हमारे पास। सिया ने सुबकते हुए कहा, क्या है इसका इलाज? समर्थ ने सिया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा,
प्यार से बड़ा कोई इलाज नहीं है, थारा दर्द और म्हारा प्यार। समर्थ ने इतना कहा और सिया की आंखों पर किस कर दिया। सिया शांत हो गई तो समर्थ ने कहा, अब दर्द नहीं होगा। इतना बोलकर समर्थ ने सिया के होठों को अपने होठों से छू लिया, वो भी इस बात से अनजान कि कोई छुपकर उन दोनों के प्यार भरे लम्हों को अपने फोन में कैप्चर कर रहा है। वो आदमी उनको देखते हुए धीमे स्वर में बोला, कर लो प्यार तुम दोनों, ये प्यार जल्द ही नफरत में बदलने वाला है। इस बार ठाकुर सा हवेली में आग लगने वाली है, जिसमें बहुत सी जिंदगियां जलने वाली है। क्या होने वाला है अब? कौन सिया और समर्थ के रिश्ते के बीच साजिश रच रहा है? क्या अब समर्थ नहीं जान पाएगा कि सिया राघव की पत्नी है? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया और केशु दोनों अपने दोस्त रणविजय को बचाने के लिए जैसलमेर पहुंच गए थे। रणविजय को राघव के चचेरे भाई तेज प्रताप ने पकड़ा हुआ था। सिया ने तेज प्रताप की डिमांड पूरी करके रणविजय को तो उसकी कैद से छुड़ा लिया, लेकिन तेज प्रताप ने सिया से बदतमीजी की तो सिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। सिया और उसके दोस्तों के जाने के बाद तेज प्रताप ने अपने आदमियों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोला। दूसरी ओर सिया घर वापस आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे ऐसे देखकर समर्थ उसको प्यार से हैंडल करने लगा। सिया ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है और आपको रोमांस सूझ रहा है, जाइए, आपको मंदिर भी जाना है। सिया की बात सुनकर समर्थ ने पूछा, तने इस इलाज से आराम ना आया? सिया ने ना में सिर हिला दिया और पेट पकड़कर बेड पर लेट गई। सिया ने समर्थ से रुंधे स्वर में कहा, आप जाइए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। समर्थ ने सिया का सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हारे पास सच में इसका इलाज है? बोल तो करूं इलाज। सिया ने झल्ला कर कहा, जाइए ना, क्यों तंग कर रहे हैं, मुझे पहले से ही इतनी तकलीफ हो रही है। सिया की बात सुनकर समर्थ ने आंखें छोटी करके उसे देखते हुए कहा, पक्का जाऊं? सिया ने हाथ जोड़कर कहा, जाइए यहाँ से, मुझे आराम करने दीजिए। समर्थ ने सिया की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सिया ने खुद से कहा, चले गए, सच में वो मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चले गए। सिया ने समर्थ पर बिगड़ते हुए कहा, सब मर्द एक जैसे होते हैं, उनको बस वही सब चाहिए अपनी बीवी से। समर्थ जी भी वैसे ही हैं, चुम्मा चाटी करना होता है तब मेरे पास आते हैं। अब मेरी ये कंडीशन देखकर बिल्कुल तरस नहीं आया, मतलबी इंसान, मैं इनसे बात भी नहीं करूंगी। हवेली के बाहर सब घर वाले गाड़ियों के पास खड़े थे। फिर सब एक एक करके गाड़ी में बैठ रहे थे। हर्ष भी पुष्कर और शिव के साथ बैठ चुका था। सिया और समर्थ अभी तक वहां नहीं आए थे, इसलिए सब उनका वेट कर रहे थे। गाड़ी में शिवम और पुष्कर के साथ बैठा युग खिड़की से बाहर हवेली के दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, ये समर्थ काकोसा और कितना टाइम लगाएंगे? अभी तक आए नहीं, सो गए क्या? शिवम ने युग के कान खींचकर कहा, तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते क्या? तुम्हें पता है अगर भाईसा ने तुम्हारी बात सुन ली तो क्या होगा? शिवम ने इतना बोलकर उसका कान छोड़ दिया तो युग ने शिवम को देखते हुए कहा, तो क्या होगा शिवम काकोसा? मैं कौन सा डरता हूँ समर्थ काकोसा से? युग बोल ही रहा था कि तभी समर्थ की आवाज आई, ओ तो ठाकुर युग म्हारे सना डरता। समर्थ की आवाज सुनकर युग ने सामने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, समर्थ काकोसा? समर्थ युग को आंखें छोटी करके घूर रहा था। समर्थ ने कहा, क्या बोला तूने? फिर से बोल। उसको देखकर युग झूठी मुस्कान के साथ बोला, हाँ काकोसा, मैं आपसे डरता थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपका आदर करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। समर्थ ने युग का कान खींचते हुए कहा, छोरा तू छोटा है, छोटा बन के रह, आज तने छोड़ रहा हूँ, आगे से हमारे पीठ पीछे इस तरह इतराया तो तने छोड़ूंगा नहीं, समझा? समर्थ ने युग का कान छोड़ दिया तो वो अपना कान सहलाने लगा। हर्ष ने कहा, समर्थ तुम इसे छोड़ो और मुझे बताओ सिया कहाँ है? पुष्कर ने कहा, हाँ भाई साहब,
आप इसको छोड़ो और गाड़ी में बैठो, हम सबको देर हो रही है, भाभी सा को भी बुलाओ। समर्थ ने पुष्कर को देखकर कहा, थारी शादी आज ही करा दूं के, घना उतावला हो रहा है। पुष्कर समर्थ की बात सुनकर चुप हो गया। समर्थ अपनी बात पूरी करते हुए बोला, तुम सब लोग मंदिर जाओ, मैं ना आ रहा। गाड़ी में बैठे सब लोग एक साथ बोले, क्यों? समर्थ ने सीरियस होकर कहा, चतुरी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो मंदिर ना जा रही है तो मैं उसके पास रुक रहा हूँ। समर्थ की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे और हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया का ध्यान रखना, हम चलते हैं। शिवम ने सभी गाड़ियों को चलने का इशारा किया और सब गाड़ियां मंदिर के लिए चल पड़ी। समर्थ वापस हवेली के अंदर चला गया। सिया बेड पर सिकुड़कर लेटी हुई थी। उसकी काली आंखों में आंसू और खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा था। सिया ने अपने आंसू साफ करते हुए खुद से कहा, मेरे नसीब में प्यार लिखा ही नहीं है, इसलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं। सिया ऐसे बड़बड़ा ही रही थी कि तभी दरवाजे के पास से समर्थ की आवाज आई, मने तो ना छोड़ा थारे को अकेला। समर्थ की आवाज सुनकर सिया उठकर बैठ गई। सिया ने सामने खड़े समर्थ को देखते हुए पूछा, आप गए नहीं? समर्थ ने ना में सिर हिलाकर कहा, ना। समर्थ के हाथ में एक गिलास था जिसे देखकर सिया ने पूछा, ये क्या है? सिया के पास आते हुए समर्थ ने सिया के सामने गिलास करके कहा, थारे दर्द का इलाज, लो पियो। सिया ने गिलास देखकर पूछा, इसमें क्या है? समर्थ ने सिया के हाथ में गिलास थमा दिया। सिया ने गिलास में देखते हुए कहा, ये तो काढ़ा है, ये काढ़ा किसने बनाया? समर्थ ने सिया को जवाब देते हुए कहा, थारे को बोला था ना कि थारे दर्द का इलाज है हमारे पास। समर्थ की बात सुनकर सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। समर्थ ने सिया के पास बेड पर बैठते हुए कहा, अब इसको देखती रहेगी या इसको पिएगी भी? सिया ने खुशी खुशी काढ़ा पी लिया। समर्थ ने कहा, अब आराम कर ले। सिया ने समर्थ की गोद में सिर रख लिया और कहा, मुझे भूख लगी है। समर्थ ने उसको गोद में उठाकर और कहा, चल तने खाना खिलाऊं। सिया ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, आपको खाना बनाना भी आता है? समर्थ सिया को देखकर मुस्कुराया और उसको लेकर किचन में चला गया। समर्थ ने सिया को डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाकर कहा, दाल बाटी खाएगी चतुरी? सिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। समर्थ ने सिया के लिए दाल बाटी बनाई। सिया और समर्थ दोनों ने मिलकर खाना खाया। सिया बहुत खुश थी। समर्थ ने सिया के साथ आज पूरा दिन हंसी खुशी बिताया, लेकिन सिया और समर्थ दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन पर नजर रख रहा था। अगली सुबह राठौड़ हवेली में पुष्कर और छवि के संगीत की तैयारी चल रही थी। आज सिया की तबीयत पहले से ठीक थी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकलकर हवेली की बाकी औरतों की तरह काम कर रही थी। सिया रूही और अपनी तीनों सासों के साथ किचन में काम कर रही थी। एक नौकर किचन में आया और उसने आते ही रेवती से पूछा, हुकुम रानी सा, आपको हुकुम सा बुला रहे हैं। नौकर की बात सुनकर गंगा ने रेवती से पूछा, अरे जीजी, आप अभी तो कमरे से आई हैं, इतनी जल्दी पृथ्वी भाई सा को क्या काम पड़ गया जो आपको बुलावा भेज दिया? लता ने रेवती को छेड़ते हुए कहा, अरे गंगा जीजी, आप भी कैसा सवाल पूछ रही हैं? आपको पता है ना पृथ्वी भाई सा हमारी प्यारी रेवती जीजी से कितना प्यार करते हैं। रात का प्यार कम पड़ गया होगा इसलिए बुला रहे होंगे। लता की बात सुनकर सभी औरतें मंद मंद मुस्कुराने लगी, पर रेवती ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे राम जी, लता आप भी ना मुझे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। आपके भाई साहब का कुर्ता अलमारी से निकालना भूल गई थी मैं, इसलिए बुलाया होगा। रेवती ने सिया से कहा, जा बिंदनी, तू जाकर अपने ताऊसा को कुर्ता दे आ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। रेवती ने गंगा से कहा, आप दोनों मुझसे उम्र में बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों मुझे ऐसे छेड़ सकती हो। देख तो लिया करो, हमारी बिंदनी भी हमारे साथ काम कर रही है। फिर वो तीनों काम में लग गई। सिया पृथ्वी के कमरे में गई तो पृथ्वी अलमारी में अपना कुर्ता ढूंढ रहा था, पर उसे उसका कुर्ता मिल नहीं रहा था जो उसको पहनना था। अभी पृथ्वी अपने रात वाले सादे कपड़े में था। उसने सारे कपड़े निकालकर बेड पर फैला रखे थे।
सिया ने कमरे में आते ही पृथ्वी को देखकर कहा, अरे ताऊसा, आप ये क्या कर रहे हैं? सिया की आवाज सुनकर पृथ्वी ने कहा, अरे वो बींदनी थारी ताईसा हमारा कुर्ता निकालना भूल गई, वही ढूंढ रहा था। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीजिए मैं ढूंढ देती हूँ। सिया ने पृथ्वी को उसका कुर्ता निकाल कर दिया तो वो बेड पर रखे कपड़े देखकर बोला, बींदनी थारी ताईसा ने ये सब देखा तो गुस्सा करेगी। सिया ने कहा, कोई बात नहीं ताऊसा, मैं कर देती हूँ ये सब, आप जाइए नहाकर रेडी हो जाइए। पृथ्वी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और सिया बेड पर बिखरे हुए कपड़े अलमारी में रखने लगी। उन कपड़ों से तभी एक फाइल गिरी। सिया ने कपड़े रखे और वो फाइल देखते हुए बोली, ये कैसी फाइल है? देखकर तो किसी की मेडिकल रिपोर्ट लग रही है। किसकी रिपोर्ट है इसमें? सिया ने वो खोली और उसको पढ़ने लगी। फाइल खोलते ही सिया ने उसके पहले डॉक्यूमेंट को पढ़ा, राघव। ये नाम पढ़ते ही सिया की आंखें बड़ी हो गई। सिया ने बौखलाते हुए कहा, राघव की मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ क्या कर रही हैं? सिया के हाथ पैर कांपने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसके पीछे से पृथ्वी की आवाज आई, बींदनी तू अभी तक अट्ठे खड़ी है, थारा काम नहीं हुआ के? पृथ्वी की आवाज सुनकर सिया झट से पीछे मुड़ी तो पृथ्वी नहाकर बाथरूम से बाहर आ चुके थे। उसे देखकर सिया ने फाइल दिखाते हुए झट से पूछा, ये सब क्या है ताऊसा? राघव की मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास क्या कर रही हैं? वो यहाँ कभी नहीं आए। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? सिया की बात सुनकर एक पल के लिए पृथ्वी अंदर तक कांप गए, लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब थारे को समर्थ का पूरा सच बताना ही पड़ेगा। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, सच? कौन सा सच ताऊसा? अब क्या बाकी है? पृथ्वी ने कहा, वो। फिर पृथ्वी 1 साल पहले की यादों में खो गए। फ्लैशबैक। 1 साल पहले जयपुर में रेस्क्यू टीम शेखावत महल से जली हुई लाशें निकाल रही थी और उन्हें एक अस्पताल के मुर्दा घर में रखा जा रहा था। उसी अस्पताल में समर्थ एक स्ट्रेचर पर लहूलुहान पड़ा हुआ था। पृथ्वी समर्थ के साथ था। डॉक्टर और कंपाउंडर उसके पास थे। पृथ्वी बौखलाया हुआ था। समर्थ के सीने में गोलियां लगी हुई थी। पृथ्वी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मारे छोरे को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। समर्थ को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएगा। पृथ्वी वहां अकेला था। ओटी में समर्थ का ऑपरेशन चल रहा था। ओटी के बगल में ऑब्जर्वेशन रूम था। उसमें एक आदमी बेड पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा और आधा शरीर जला हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। पृथ्वी की नजर उस ओर गई तो उसको कुछ अजीब लगा। वो उस रूम में चला गया। वहां एक नर्स थी। पृथ्वी ने नर्स से पूछा, ये कौन है? क्यों छुपा रहा है पृथ्वी सिया से राघव का सच? क्या राघव जिंदा है? क्या सिया राघव का सच जानकर समर्थ को देगी अपने पति की जगह, या टूट जाएगा दोनों का रिश्ता? और क्या होगा जब समर्थ को सिया का सच पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए म्हारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया रेवती के कहने पर पृथ्वी के कमरे में उसके अलमारी से कपड़े निकालने आई थी। उसने पृथ्वी को कपड़े निकाल कर दिए और फिर बिखरे कपड़े सेट करके अलमारी में रखने लगी तो उसके हाथ राघव की मेडिकल रिपोर्ट्स लगी। पृथ्वी के पास राघव की मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स देखकर वो चौंक गई। उसे पृथ्वी पर शक होने लगा कि कहीं पृथ्वी उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा। उसने झट से पृथ्वी से उनके बारे में सवाल पूछना शुरू किया। तभी पृथ्वी सिया से कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अतीत की यादों में खो गया, जहां उसे एक आदमी वार्ड में एडमिट दिखा जो उसे जाना पहचाना लग रहा था। पृथ्वी ने उस आदमी के वार्ड में जाकर नर्स से पूछा, ये कौन है? नर्स ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं सर, कुछ दिन पहले इनकी लाश हमारे हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन जब इनका चेकअप किया गया तो पता चला कि ये जिंदा हैं और कोमा में चले गए हैं। इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई, ना ही इनको ढूंढने कोई आया। शायद इनका अपना कोई नहीं है। पृथ्वी उस आदमी को ध्यान से देख रहा था
कि तभी उसका ध्यान उसके हाथ पर गया। उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। कंगन देखकर पृथ्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे देखकर पृथ्वी ने मन में कहा, ये कंगन तो मैंने राघव को उसके जन्मदिन पर दिया था। मतलब ये राघव है। पृथ्वी की आंखें नम हो गई। पृथ्वी के सामने इस समय राघव था। पृथ्वी ने उसके हाथ में पहने हुए कंगन को देखकर कहा, मारा भतीजा, मारा राघव। वो आदमी राघव ही था। उसका पूरा चेहरा जल चुका था और सिर पर चोट लगी थी। पृथ्वी ने चिंता करते हुए नर्स से पूछा, इसको कुछ होगा तो नहीं ना? ये ठीक तो हो जाएगा ना? नर्स ने मायूसी से कहा, इनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इनका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। इनके पास बहुत कम समय है। नर्स की बात सुनकर पृथ्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो वहां रुक नहीं पा रहा था, इसलिए वो वार्ड से बाहर निकल गया। वो बाहर आया तो ऑपरेशन थिएटर से समर्थ का डॉक्टर बाहर आया। उसे देखकर पृथ्वी तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा, हमारा छोरा कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर ने मायूस होकर जवाब दिया, हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, पर आपके बेटे के पास बहुत ही कम समय है। उनकी हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन धीरे धीरे कम होती जा रही है। डॉक्टर की बात सुनकर पृथ्वी को बहुत बड़ा शॉक लगा और वो रोने लगा। पृथ्वी ने रोते हुए कहा, मारे छोरे को कुछ नहीं हो सकता। तभी राघव के रूम से नर्स बाहर आई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, उस पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, प्लीज चलकर देख लीजिए। नर्स की बात सुनकर पृथ्वी की जान हलक में आ गई थी। डॉक्टर राघव के रूम में चला गया। ऑपरेशन थिएटर से समर्थ को बाहर लाया गया। समर्थ को देखकर पृथ्वी ने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला और कुछ सोचते हुए वहां से अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर के पास गया। उसके कैबिन में एक और डॉक्टर भी बैठा हुआ था। पृथ्वी ने जाते ही सीनियर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, हमारे छोरों को बचा लीजिए, हमारे छोरे मर रहे हैं। डॉक्टर ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, थोड़ा हौसला रखिए सर। पृथ्वी ने पहले तो डॉक्टर को समर्थ और राघव के बारे में सब कुछ बताया और फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, डॉक्टर, इस अस्पताल में हमारे घर के 2 बेटे एडमिट हैं। दोनों जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बचा लीजिए। सीनियर डॉक्टर ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, देखिए सर, मैं आपके बेटों की रिपोर्ट्स देखता हूं, आप हौसला रखिए। उस डॉक्टर ने समर्थ और राघव की रिपोर्ट्स मंगवाई और उन रिपोर्ट्स को स्टडी करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने निराश होकर जवाब दिया, सर, आपके दोनों बेटे धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। एक का दिल काम करना बंद कर रहा है तो दूसरे का दिमाग। दोनों का बचना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर की बात सुनकर पृथ्वी बेहद परेशान हो गए। वो निराश होकर वही कुर्सी पर बैठ गए। दूसरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, क्या मैं एक बार इनके बेटों की रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? उनकी बात सुनकर पृथ्वी के मन में उम्मीद जाग गई थी। दूसरे डॉक्टर ने रिपोर्ट्स ली और पढ़ने लगा। उस डॉक्टर ने पृथ्वी से कहा, सर, हम आपके दोनों बेटों में से एक को बचा सकते हैं। पृथ्वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। उसने बौखलाते हुए पूछा, एक छोरे को बचा सकते हो, दूसरे छोरे का क्या डॉक्टर? दूसरे डॉक्टर ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, सर, आपके एक बेटे का ब्रेन डेड हो रहा है और ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसलिए हम आपके दूसरे बेटे को बचा सकते हैं, जिसका दिल काम करना बंद कर रहा है। बस हमें उसके लिए हार्ट डोनर चाहिए। सीनियर डॉक्टर ने बीच में टोकते हुए कहा, इतनी जल्दी ऐसा हार्ट डोनर कहां से मिलेगा जिसका ब्लड ग्रुप इनके बेटे से मैच होता हो? डॉक्टर, उसके पास 36 घंटों की जिंदगी बची है। पृथ्वी ने खुद को संभालते हुए कहा, डॉक्टर, कट्टे से भी दिल ढूंढ कर लाओ, पर हमारे छोरे को बचाओ। पृथ्वी की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश करते हैं कि वक्त रहते डोनर मिल जाए। पृथ्वी कैबिन से बाहर चला गया। धीरे धीरे समर्थ और राघव अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। 24 घंटे बीत चुके थे, पर कोई हार्ट डोनर नहीं मिल पाया था। अभी पृथ्वी सीनियर डॉक्टर के कैबिन में था। वो उन पर बरसते हुए बोला, एक दिन बीत चुका है,
इतना बड़ा अस्पताल है तो भी आप लोगों ने हार्ट डोनर नहीं मिल रहा। दूसरे डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं सर। वो डॉक्टर पृथ्वी को समझा ही रहा था कि तभी एक नर्स वहां आई और आते ही बोली, डॉक्टर, वो पेशेंट यानी कि इनका दूसरा बेटा जो कोमा में था, उनकी कंडीशन बहुत बिगड़ गई है। वो अब किसी भी वक्त अपनी आखिरी सांस ले सकते हैं। नर्स की बात सुनते ही पृथ्वी को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो रोते हुए बोला, मारा छोरा। पृथ्वी की बात सुनकर दूसरे डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, सॉरी सर, पर हम उसे तो नहीं बचा सकते, पर समर्थ के लिए एक डोनर है जो उसकी जान बचा सकता है। इतना बोलकर वो खामोश हो गया। पृथ्वी ने ये देखकर कहा, वो कौन है डॉक्टर? कौन बचाएगा हमारे दूसरे बेटे को? तभी डॉक्टर ने कहा, आपका वो बेटा जो अब कभी भी दम तोड़ सकता है। हम उसे नहीं बचा सकते, पर उसके दिल से हम आपके दूसरे बेटे को बचा सकते हैं। मैंने दोनों की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, दोनों के ब्लड ग्रुप्स मैच करते हैं। आप अपने दूसरे बेटे को बचा सकते हैं, बस हमें उनके फैमिली मेंबर की मंजूरी चाहिए होगी। डॉक्टर की बात सुनकर पृथ्वी ने मन में कहा, राघव का परिवार तो उसकी लुगाई सिया है। उसको इस बारे में बताने गया तो मैं राघव के साथ साथ समर्थ को भी खो दूंगा। नहीं, मैंने ये काम छुप कर करना होगा। पृथ्वी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं हूं ना उसका ताऊसा, मैं इजाजत देता हूं इसकी। डॉक्टर ने पृथ्वी से सवाल किया, आप उसके अंकल हैं, उनकी अपनी फैमिली का कोई नहीं है क्या? पृथ्वी ने जवाब देते हुए कहा, हमारे अलावा अगर कोई होता तो इतने दिनों तक वो लावारिसों की तरह आपके अस्पताल में ना पड़ा रहता। वो अनाथ है, उसका हमारे अलावा कोई नहीं है। उसका परिवार उस हादसे में मर गया जिसमें वो अधमरा बचा था। पृथ्वी की बात सुनकर दोनों डॉक्टर मान गए और पृथ्वी की परमिशन से राघव का हार्ट समर्थ को दे दिया गया। वर्तमान में पृथ्वी ये सब सोच ही रहा था कि सिया ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ताऊसा, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? बताइए ना, क्या है समर्थ जी का सच? पृथ्वी ने सिया को देखते हुए मन में कहा, नहीं, मैं सिया को सच नहीं बताऊंगा। सिया, थारी किस्मत अच्छी थी कि तू मने समर्थ की शादी वाले दिन मिल गई। मने समर्थ के लिए थारे जैसी लुगाई ही चाहिए थी, इसलिए मैं तने अट्ठे ले आया। मैं तने राघव का सच बताकर थारा और समर्थ का रिश्ता खराब नहीं कर सकता। और फिर समर्थ का जो दिल तुझसे प्यार करता है वो तेरे राघव का ही है। कहीं ना कहीं तो आज भी राघव की ही है। ये सब सोचने के बाद पृथ्वी ने सिया को जवाब देते हुए कहा, बींदड़ी, ये राघव की नहीं समर्थ की रिपोर्ट्स है। 1 साल पहले समर्थ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तब उसकी जान बचाने के लिए मुझे उसे राघव के नाम से अमेरिका ले जाना पड़ा और वहीं के हॉस्पिटल में उसका राघव के नाम से इलाज हुआ था। समर्थ को या इस घर में किसी को भी इस बारे में नहीं पता। पृथ्वी की बात सुनकर सिया निराश हो गई, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब मिल गया था। सिया ने फाइल पृथ्वी के सामने करते हुए कहा, यह आप खुद से संभाल कर रख लीजिए ताऊसा। पृथ्वी ने फाइल ले ली। सिया मायूस हो गई थी। उसे देखकर पृथ्वी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बींदनी, राघव अब नहीं रहा। उसे याद करके अपना दिल मत दुखाया कर। राघव थारा अतीत था और समर्थ थारा वर्तमान और भविष्य है, तो तू उसके ऊपर ध्यान दे। सिया पृथ्वी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। सिया के जाते ही पृथ्वी ने मन में खुद से कहा, मने माफ करना सिया, मैं थारे से इतना बड़ा सच छुपा रहा हूं। हमारी मजबूरी है सिया, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। मैंने बहुत मुश्किल से समर्थ को बचाया है। अब ये सच मैं अपनी आखिरी सांस तक थारे को पता नहीं चलने दूंगा। ये हमारा वादा है। इतना सोचकर पृथ्वी ने फाइल अलमारी के ड्रॉर में रखकर लॉक कर दिया। दूसरी ओर सिया कमरे से बाहर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो ऐसे ही किचन की ओर जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने वाली दीवार से सटा दिया। सिया ने सामने देखते हुए हैरानी से पूछा, ये आप क्या बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं? सिया की बात सुनकर समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या करूं, हमारी शादी छोटी बच्ची से हुई है तो उसको खुश करने के लिए
बच्चों जैसी हरकतें तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 23 साल की हूँ, सिया ने फट से कहा। समर्थ ने सिया के गाल खींचते हुए कहा, अच्छा तू बच्ची नहीं है तो फिर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर क्यों घूमती रहती है? अब ये उतरा हुआ मुंह लेकर क्यों घूम रही है? कि अभी तक दर्द ठीक ना हुआ? समर्थ की बात का जवाब देते हुए सिया ने कहा, हाँ दर्द कभी कभी होता है। अब आप मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, रसोई में बहुत काम पड़ा है, मुझे काम करना है। समर्थ ने सिया को कमर से पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, रसोई का काम याद है तारे को और तुम्हारा काम भूल गई। समर्थ की बात सुनकर सिया ने लाचारी से कहा, देखिए ऐसी हालत में मुझसे आपका कोई काम नहीं होगा। उसकी बात सुनकर समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो काम थारे दिमाग में चल रहा है वो तो मैं थारे ठीक होने के बाद ही थारे से करवाऊंगा, लेकिन अभी मने थारे से कोई और काम है, इसलिए हमारे साथ चल। समर्थ सिया को घर से बाहर लेकर आया। यहाँ पर बहुत से फूलों की टोकरियां रखी हुई थी जिनमें अलग अलग किस्म के फूल थे। उनको देखकर सिया को कुछ भी समझ नहीं आया और वो समर्थ को सवालिया नजरों से देखने लगी। समर्थ ने उसे जवाब देते हुए कहा, ये सब फूल सजावट के लिए मंगवाए हैं, तू बता थारे को इनमें से कौन कौन से फूल पसंद है? उन्हीं फूलों से हमारी सुहागरात की सेज सजाएंगे, बोल। ये सुनकर एक पल के लिए सिया को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। क्या समर्थ और सिया बढ़ रहे हैं अपने प्यार के रास्ते पर आगे? क्या सिया कभी जान पाएगी राघव की सच्चाई? क्या तूफान लाएगा समर्थ का सच? क्यों छुपा रहा है पृथ्वी ये सच? जानने के लिए सुनते रहिए म्हारी चाँद खबर।